और सबसे पहले बात करेंगे शाइस्ता परवीन की, जो शाइस्ता बुर्का पहनकर पुलिस को लगातार चकमा दे रही थी। अब भगौड़ी शाइस्ता के भागने के तमाम रास्ते मानो बंद हो चुके हैं। माफिया अतीक की रंगदार बेगम को पुलिस ने माफिया घोषित कर दिया है और पुलिस ने माफिया शाइस्ता परवीन और उसके शूटर की तलाश अब और भी तेज कर दी है। पुलिस के कदम और अतीक की माफिया बेगम तक पहुंचने के लिए लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शाइस्ता के हाथों में अब किसी भी वक्त हथकड़ी लग सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। माफिया की पत्नी माफिया घोषित। लेडी डॉन शाइस्ता पुलिस की नजर में माफिया। बचने का बंद हुआ रास्ता, शाइस्ता है माफिया। पुलिस के बढ़ते कदम, गिरफ्तार होगी अतीक की माफिया बेगम। उमेश पाल हत्याकांड सीन मास्टरमाइंड थी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता पहनकर बुर्का, पुलिस को दे रही है चकमा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद की बेगम पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। पुलिस शाइस्ता की तलाश में देश भर में खाक छान रही है। शाइस्ता की तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं, लेकिन अब पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। एफआईआर में उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर रुकी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उमेश पाल के मर्डर में शामिल शाइस्ता परवीन समेत 4 आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। गुड्डू की लोकेशन 8 राज्यों में जरूर मिली, लेकिन उस तक एसटीएफ के पहुंचने से पहले ही गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया। हत्याकांड के बाद से ही आरोपी एसटीएफ को चकमा दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता का आरोप है कि उसने उमेश पाल की हत्या से पहले एक शूटर से बात की, उन्हें इस घटना को अंजाम देने के लिए रुपए भी दिए। पुलिस का आरोप है कि शाइस्ता ने ही वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, कहां छिपना है, एक बात गैंग के मेंबर्स को बताई। पुलिस से बचने के लिए उसने ही बेटे असद से शूटरों के लिए 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदवाए, जिसके बाद सभी शूटर्स तक मोबाइल और सिम पहुंचाए गए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार चल रही है और पुलिस को लगातार बुर्के में चकमा दे रही है। पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिए हैं, लेकिन 2 महीने बाद भी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से दूर है। प्रयागराज के कछार में शाइस्ता की लोकेशन ट्रेस, एसटीएफ लगातार कर रही है छापेमारी, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है शाइस्ता। शाइस्ता की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को जैसे शाइस्ता की लोकेशन की खबर मिल रही है, पुलिस उन इलाकों में छानबीन कर रही है। इससे भारत 24 ने शाइस्ता की लोकेशन पर बड़ा खुलासा किया। शाइस्ता पुलिस से चंद कदमों की दूरी पर मौजूद थी। शाइस्ता प्रयागराज में ही छिपी थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज पहुंची। खुलदाबाद में अतीक के करीबी जफर अल्लाह के घर रुकी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। बुर्के में कब्रिस्तान जाने की तैयारी में थी शाइस्ता परवीन। अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती थी शाइस्ता। लेकिन कसारी मसारी का पूरा इलाका उस दिन छावनी में तब्दील था। पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थे। पुलिस की हर किसी पर पैनी नजर थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने वालों की चेकिंग की जा रही थी। मीडिया में सुरक्षा इंतजामों की लाइव तस्वीरें देखने के बाद शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स की आईडी चेक की जा रही थी और उसकी तस्वीरें ली जा रही थी। इसी वजह से शाइस्ता और साबिर का प्लान फेल हो गया। 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज पहुंची। खुलाबाद में अतीक के करीबी जफर अल्लाह के घर रुकी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। बुर्के में कब्रिस्तान जाने की तैयारी में थी शाइस्ता परवीन। अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती थी शाइस्ता। खबरों के मुताबिक शाइस्ता और शूटर साबिर 16 अप्रैल की रात अतीक के करीबी जफर के घर पर ही रुके थे। इसके बाद 17 अप्रैल की सुबह दोनों वहां से वापस चले गए। लेकिन 2 मई को शाइस्ता ने एक बार फिर से साबिर को खुलदाबाद जफर अल्लाह के घर भेजा। शाइस्ता ने साबिर को आर्थिक मदद के लिए जफर अल्लाह के पास भेजा।
2 मई को भी कुछ देर रुकने के बाद साबिर वहां से चला गया। लेकिन कसारी मसारी का पूरा इलाका उस दिन छावनी में तब्दील था। पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। पुलिस की हर किसी पर पैनी नजर थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने वालों की चेकिंग हो रही थी। मीडिया में सुरक्षा इंतजामों की लाइव तस्वीरें देखने के बाद शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स की आईडी चेक की जा रही थी और उसकी तस्वीरें ली जा रही थी। इसी वजह से शाइस्ता और साबिर का प्लान फेल हो गया। 16 अप्रैल की रात शाइस्ता और साबिर खुलदाबाद में थे। अतीक के करीबी जफर अल्लाह के घर दोनों रुके। 17 अप्रैल को शाइस्ता और साबिर दोनों वापस चले गए। 2 मई को साबिर फिर से जफर अल्लाह के घर पहुंचा। शाइस्ता ने साबिर को पैसे लेने के लिए जफर उल्लाह के पास भेजा। 2 मई को कुछ देर रुकने के बाद साबिर फिर से खुलदाबाद से वापस चला गया। ये इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य की तरफ से धूमनगंज थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर की कॉपी है, जो असद के दोस्त अतन जफर के खिलाफ है। एफआईआर में अतन के उस बयान का जिक्र है जिसमें उसने पुलिस को बताया कि शाइस्ता 16 अप्रैल को उसके खुलदाबाद घर आई। शाइस्ता और साबिर अतीक के जनाजे में शामिल होने वाले थे। अतीक के जेल जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी दहशत को जिंदा रखने के लिए लेडी डॉन प्रयागराज की गलियों में धाएं धाएं कर रही है। अतीक के काले साम्राज्य की शाइस्ता क्वीन बन गई है। हालांकि पुलिस शाइस्ता के नाम वाली संपत्ति को पहले ही जब्त कर चुकी है। काले साम्राज्य की शाइस्ता बनी क्वीन। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने संभाली गैंग की कमान। शाइस्ता चला रही वसूली बैंक। वसूली का काम खुद शाइस्ता देखती थी। 17 जून 2022 को शाइस्ता ने की बड़ी वसूली। सुधांशु श्रीवास्तव नाम के शख्स से की गई वसूली। शाइस्ता ने 1 करोड़ 66 लाख की वसूली की। खान सौलत हनीफ ने पैसे लाकर शाइस्ता को दिए। खान सौलत हनीफ की चैट से खुलासा हुआ। खान सौलत हनीफ अतीक का है वकील। खान सौलत हनीफ ने और भी कई खुलासे किए। लेकिन अब पुलिस शाइस्ता के करीब पहुंच चुकी है। अब किसी भी वक्त माफिया शाइस्ता की गिरफ्तारी हो सकती है। शाइस्ता और उसके कुनबे पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक के बेटे अली की पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी। पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी एसआईटी। जेल में अली से मिले थे शूटर साबिर, गुड्डू और गुलाम। माफिया अतीक तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन अभी भी उसके बहुत सारे काले काले कारनामे जिंदा हैं, जिन्हें पुलिस मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही है। मिट्टी में मिलेगी अतीक की अवैध संपत्ति। अतीक की अवैध संपत्ति पर एक्शन की तैयारी। अतीक की 100 से ज्यादा बेनामी संपत्ति चिन्हित। नोएडा में 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित। प्रयागराज में 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित। चिन्हित संपत्तियां अतीक के करीबियों के नाम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्तियों को जब्त करेगी ईडी। तस्वीर साफ हो चुकी है। अतीक की रंगदार बेगम पर और उसके गुर्गों पर खाकी ने अपनी रस्सी कसनी शुरू कर दी है और अतीक की माफिया बेगम अब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं केरल में बोट पर सवार होकर जिंदगी के नाम खुशी लिखने वालों के माथों पर यमराज ने मौत लिख डाली। एक झटके में सब पानी पानी हो गया। केरल में उठे दर्द के इस तूफान से पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए बोट पर बैठे थे, पानी की लहरों से बात कर रहे थे, जिंदगी की कहानी को मौजों की रवानी को सुना रहे थे। सब कुछ सही था। बोट पे बैठकर जिंदगी मुस्कुरा रही थी, ठिठोले लगा रही थी। लेकिन अचानक एक झटका लगा और सब पानी पानी हो गया। वो घर से मस्ती के सफर पर निकले थे, लेकिन मौत ने उन्हें आखिरी सफर पर भेज दिया। जिंदगी को हसीन बनाने की चाह में निकली जिंदगियों पर यमराज ने मौत की मोहर लगा दी। केरल के मलप्पुरम जिले में 7 मई को टूरिस्ट बोट पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई। 21 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि बोट में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया कि नाव में कितने लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। बोट में सवार होकर 5 लोग तैरकर किनारे आ गए और जान बचाने में कामयाब भी हो गए। 7 मई को शाम के 7 बज रहे थे। बोट में हर शख्स मुस्कुरा रहा था, जिंदगी के गमों में खुशी को भर रहा था। बोट लहरों को काटती आगे बढ़ रही थी,
लहरी यात्रियों की कहानियों को सुन रही थी। लेकिन मलप्पुरम जिले के तन्नूर इलाके के तुवलत्रिपुरम के बीच बोट पहुंची। वो तो बोट कांपने लगी। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते, बोट में सवार 30 लोगों पर मौत ने हमला बोल दिया। एक चीख उठी और बोट पानी में बैठने लगी। चीख पुकार के बीच केरल में मौत का मातम पसर गया। हादसा होने के बाद लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। लोगों ने रस्सियां बांधकर बोट को सीधा करने की कोशिश भी की ताकि उसे किनारे पर लाया जा सके। बोट को पानी से बाहर खींचने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी के चेतक हेलीकॉप्टर को उतारा गया। केरल में बोट पलटने के बाद पूरे देश में मातम छा गया। 22 लोगों की मौत से मुल्क का दिल रो पड़ा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही घटना की जांच के भी आदेश दिए। केरल सरकार ने बोट हादसे की जांच के आदेश दे दिए ताकि लापरवाही करने वाले जिम्मेदार सामने आ सके, उन्हें सजा मिल सके। केरल सरकार ने नाव हादसे की जांच के आदेश दिए। नाव हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए। पुलिस की विशेष टीम भी हादसे की जांच करेगी। हादसे में 22 लोगों की मौत। हादसा किस वजह से हुआ, इस बारे में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि लापरवाही की वजह से 22 लोगों की जान गई। कैसे पलटी मौत की बोट? बोट में ज्यादा सवारी बिठाई गई। क्षमता से ज्यादा बोट में लोग बैठाए गए। नाव पर रक्षा उपकरण नहीं थे। जितने लोग बोट में सवार थे, उतने लाइफ जैकेट नहीं थे। केरल हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए हादसे पर दुख जताया और पीएम नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, केरल के मलप्पुरम में नाव हादसे में लोगों की मृत्यु होने से दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। केरल हादसे की हर तस्वीर में दर्द है, हर तस्वीर में गम है, आंसू और मातम है। किसी ने अपने माँ को खोया तो किसी ने अपने बेटे को खोया। किसी का सिंदूर बह गया है तो किसी ने सब कुछ खो दिया। केरल के हादसे की तस्वीरों को देखकर आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा है। जो बच्चे मौत के बारे में अभी जानते भी नहीं थे कि मौत क्या होती है, यमराज की उनकी सांसों पर भी मौत की रस्सी कस गई। सवाल यह है कि लापरवाही बरतने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि मरने वालों की आत्मा को शांति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं बिहार में इस वक्त आनंद मोहन नाम का एक सियासी तूफान आया हुआ है। इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जहां नियम को बदलकर जेल की चारदीवारी से बाहर लाए गए आनंद मोहन की रिहाई पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस भेज दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से अब रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड 2 हफ्ते में मांग लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नीतीश सरकार है, बाहुबलियों की बहार है। जेल में रहने वाले बिहार में बाहर घूम रहे हैं। सरकार उन्हें चुनाव जीतने के लिए जेल से बाहर लगा रही है। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 8 मई को सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और आनंद मोहन को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा। उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया पत्नी उमा देव। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा किया।
आनंद मोहन गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी पाए गए थे। बिहार सरकार ने बिहार जेल नियमावली 2012 में संशोधन किया। नियमावली से ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी के हत्यारे कैटेगरी को हटा दिया गया। डॉन से नेता बने आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता इस संशोधन से साफ हो गया और 27 अप्रैल को आनंद मोहन जेल से बाहर आ गया। आईएएस ऑफिसर जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा थी। 1994 में कृष्णैया गोपालगंज के डीएम थे। गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या की। इस जुलूस में आनंद मोहन भी शामिल थे। उन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा और वो दोषी पाए गए। आनंद मोहन की रिहाई के बाद से बिहार में सियासी तूफान आ गया है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ने जाति समीकरण के चलते बाहुबली आनंद मोहन सिंह की रिहाई कराई है। बहरहाल सवाल यह है कि आखिर बिहार में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली को नियम बदलकर जेल से बाहर लाने के पीछे नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।